गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री किसकी, पॉलीमर्स की, क्योंकि हम पॉलीमर्स की सीरीज कर रहे हैं। तो उसमें जो पॉलीमर्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट शब्द है वो है टैक्टिसिटी। अब टैक्टिसिटी दिस अराइजेस फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टैक्टिकॉस, टैक्टिकॉस relating to the arrangement or order in the relative stereochemistry of adjacent centers, chiral centers within a macromolecule. इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में पॉलीमर की। अगर वो रेगुलर अरेंजमेंट हो, उस रेगुलर अरेंजमेंट से पॉलीमर्स बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे पॉलीमर्स का डेंसिटी अच्छी होती है, तो उनके यूज भी वेरीड होते हैं, एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं इन नॉट ओनली एवरीडे लाइफ बट ऑल्सो इन अ नंबर ऑफ अदर लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सच एज फॉर आर आर्टिफिशियल जॉइंट्स, in many medical gadgets, in many medical equipments. Besides that, to make our life easy in the automobile industry, in all the packaging of different food materials, as well as the furnishing and the clothes. ये हमने सब डिटेल में शुरू में डिस्कस कर लिया था जब आपको मैंने इसके इंट्रोडक्शन बताया था। तो इसलिए टैक्टिसिटी का महत्व है बहुत ज्यादा। अब टैक्टिसिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से ब्रांचेस जो होती हैं पॉलीमर का, कार्बन का तो बैकबोन होगा, उसमें जो ब्रांचेस लगी होती हैं वो किस तरह से उसमें जुड़ी हुई हैं पॉलीमर में, खासकर जहां विनाइल पॉलीमर्स की बात होती है, चाहे वो पॉलीस्टीरीन हो, पॉलीइथाइलीन हो, पॉलीप्रोपाइलीन हो, तो उसमें टैक्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो हम देखें इसके कुछ एक उदाहरण। अभी जो पहला एग्जाम्पल है, क्योंकि कितने किस्म से ये कार्बन के बैकबोन में लगे होते हैं, ब्रांचिंग या चेन कहना चाहिए, साइड ग्रुप्स, पेंडेंट, तभी पेंडेंट, जैसे पेंडेंट नेकलेस से नीचे लटकते हैं ना पेंडेंट, उसी तरह ये भी है। देखिए पेंडेंट ग्रुप्स, पेंडेंट चेन जो कोने की होती है, ब्रांच। अब ये ब्रांच जो है यहाँ आप देख रहे हैं सब में क्या है, ये तो बैकबोन है कार्बन की, और ये ब्रांच सब में एक ही साइड लगी है। इस तरह की ब्रांचिंग को ब्रांच से समझ लीजिए, जो साइड ब्रांच उसमें लगी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रॉस लिंकिंग। तो ये जो पॉलीमर ब्रांच लगी हुई है साइड में, जो ग्रुप लगा हुआ है साइड में, ये सब ग्रुप मिथाइल ग्रुप एक ही तरफ है, मतलब पॉलीमर हो गया हमारा आइसोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक बहुत रेगुलर अरेंजमेंट है, हाई इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, क्रिस्टलाइन इसका स्ट्रक्चर होता है, और विशेष विधि से ये बनाए जाते हैं। आइसोटैक्टिक इसकी अरेंजमेंट, क्योंकि ये सब एक ही तरफ लगे हुए हैं सारे साइड के ग्रुप्स। अब इसमें हम ये नेक्स्ट जो टाइप की देख रहे हैं टैक्टिसिटी, वो है सिनडायोटैक्टिक। सिनडायोटैक्टिक जो मेटलोसिन कैटालिसिस से बनता है अक्सर ही, ये तो हम बाद में देखेंगे। अब देखिए इसमें कैसे लगे हैं ये साइड ग्रुप्स, जो इसके ग्रुप्स हैं, ये पॉलीप्रोपाइलीन ही है, इससे पहले वाला भी पॉलीप्रोपाइलीन ही था, जिसमें रिपीटिंग यूनिट है CH2 CH CH3, CH2 CH CH3। अब आप देख रहे हैं यहाँ ये एक तरफ लगा है, ये ऊपर है तो ये नीचे, फिर ये ऊपर है तो ये नीचे, मतलब ऑल्टरनेट जो है, एक से ग्रुप ऑल्टरनेट लगे हुए हैं। CH3 ब्रांच जो है वो ऑल्टरनेटली, ये CH2 CH CH3 है, तो ये वाला CH3 जो है ये ऊपर इस साइड नहीं है, अब ये नीचे की साइड है, फिर इससे अगला ऊपर की साइड है। कहने का मतलब है कि रिपीटिंग यूनिट्स में ये एक में तो ऊपर है साइड का लगा ग्रुप, पेंडेंट ग्रुप जिसको बोलते हैं, दूसरे में नीचे है, फिर अगले में फिर ऊपर है, फिर चौथे में फिर नीचे है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है सिनडायोटैक्टिक। ये भी रेगुलर अरेंजमेंट है, कायदे से हो रहा है, एक रूल फॉलो कर रहा है, ऊपर है फिर नीचे, फिर ऊपर है फिर नीचे लगा हुआ CH3 ग्रुप। इनका भी स्ट्रेंथ मैकेनिकल अच्छा होता है।
आइसोटैक्टिक से कुछ कम उसके बीच के होते हैं, उसके बाद के, पर एट द सेम टाइम बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है और बहुत इनकी यूटिलिटी होती है सिंडायोटैक्टिक की, जो पॉलीमर्स में इस किस्म की टैक्टिसिटी रखते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट। अब ये एग्जाम्पल जो यहाँ लिखा है, जो दिखा रखा है टैक्टिसिटी का, ये है ए टैक्टिक। आप देख रहे हैं CH3 ऊपर, फिर नीचे, फिर उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है लगातार। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 एक CH3 एक तरफ लगे हों, फिर उसके बाद एक ऊपर लगा हो, या फिर 4 नीचे लगे हों, फिर 2 ऊपर लगे हों, फिर 3 नीचे लगे हों, एक ऊपर लगा हो। सो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ दीज साइड ग्रुप्स, देयरफॉर दीज आर एटैक्टिक। अब इसमें डेंसिटी भी इसलिए इनकी कम होती है, सिंडायोटैक्टिक और आइसोटैक्टिक की तो अच्छी डेंसिटी होती है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है तो पैकिंग बहुत अच्छी तरह होती है इनकी, इन पॉलीमर्स में। पर ये वाले जो पॉलीमर्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस irregularity, they do not fit easily, nicely with each other. Therefore, they are low density, atactic, amorphous होते हैं। टेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, बहुत वेरिड इनका यूज है। जहां अमॉर्फस क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है उसमें इनका यूज है, और जो जनरल हम बनाते हैं वो एटैक्टिक ही बन जाते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसमें, जिस कहीं भी अरेंज हो जाते हैं इस तरह CH3 ग्रुप्स, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यूटिलिटी इसकी, स्कोप इसका एक लिमिटेड होता है। अब ये जो उदाहरण है वो इससे पहले सारे पॉलीथीन थे, ये उदाहरण देखिए पॉलीइथाइलिन थे, ये है पॉलीस्टाइरीन जिसकी रिपीटिंग यूनिट होती है C6H5 CH2, C6H5 CH2। अब इसमें साइड की जो ब्रांचेस हैं, ये फिनाइल पेंडेंट ग्रुप फिनाइल, आप देख रहे हैं ये क्या है, ऑल्टरनेटली लगा हुआ है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ राइट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ राइट हैंड साइड, ऐसा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, मतलब कि सिंडायोटैक्टिक है। ये पॉलीस्टीरीन मेल्टिंग पॉइंट लगभग 270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये क्रिस्टलाइन होगा क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है, और इसलिए एक्सपेंसिव भी होता है। इसका बहुत जगह यूज है, ऑटोमोबाइल सिस्टम्स में, ऑटोमेटिव सिस्टम्स में, इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें यूज होता है, कूलेंट सिस्टम में, क्योंकि ये केमिकली भी रेजिस्टेंट होता है और हीट रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए इसकी वजह से इसका वेरीड यूज है। एक्सपेंसिव भी है ये, क्योंकि बनाने की विशेष विधि होती है, मेटलोसिन से बनता है कैटेलाइज्ड ये, इस वजह से। वहीं पे ये वाला पॉलीस्टीरीन जो है, आप देखेंगे इसमें यूनिट्स कैसी लगी हैं, देखिए जो साइड में ये पेंडेंट ग्रुप्स हैं, ब्रांचेस, ये इधर है राइट हैंड साइड, फिर इधर 2, इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर 2 राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अरेंजमेंट जो है हैप्पैज़ार्ड, इररेगुलर। ये बनाने में सस्ते, इनएक्सपेंसिव होते हैं ये, और इंसुलेशन, बहुत अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं, फूड पैकेजिंग वगैरह में यूज होते हैं, कंप्यूटर्स में, किचन अप्लायंसेज में, पेट्री डिशेस जो होती हैं यूज करी जाती हैं, टेस्ट ट्यूब्स जो बायोमेडिकल रिसर्च होती है उसमें, थर्मोकोल, ये सब के सब हमारे उदाहरण हैं एटैक्टिक पॉलीस्टाइरीन की, एटैक्टिक इरेगुलर अरेंजमेंट। तो इनका बनना भी जो है चीप होता है, सरल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, और यूजेस ऐसे वेरीड होते हैं। अभी तक हमने ये दिखाए थे एक ही प्लेन में, पर आपको मालूम है जब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, कार्बन जो है एक ही प्लेन में तो नहीं है, प्लेनर 3 डायमेंशनल उसका ये स्ट्रक्चर, तो उसी 3 डायमेंशनल फॉर्म में ये इसकी क्या है, बैकबोन, हमारे पॉलीमर की बैकबोन, कार्बन की बैकबोन है। अब इसमें ये CH3 ये इधर लगा हुआ है, यानी कि ऐसे पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स अस। हाउ इज इट पॉइंटिंग? टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ को पॉइंट कर रहा है ये, है ऊपर को, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। और ये H जो है वो कैसे फेस कर रहा है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे इसमें बैकबोन के ऊपर ये सारे CH3 जो हैं ये सब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, सब ये वेज से दिखा रखे हैं, पर रेगुलर अरेंजमेंट है, ये नहीं कि एक आउट है और एक बिलो द प्लेन है, सब ये अबव द प्लेन ऑफ द पेपर है। जैसे ये मेरी पेंसिल का पॉइंट है ऊपर, इधर की तरफ ये ऐसे सब ऊपर को पॉइंट कर रहे हैं। ऐसा अरेंजमेंट हो गया।
ये आइसोटैक्टिक, तो दिस इज आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन। वहीं पे अब ये है, एक बाहर को प्रोजेक्ट कर रहा है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर CH3, दूसरा बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, फिर तीसरा अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, फिर चौथा बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब अरेंजमेंट कैसा है, ये ऑल्टरनेटली लगे हुए हैं ना, ये अबव है तो इसके नीचे का फिर बिलो है, अबव उसके एक छोड़ के फिर तीसरा वाला ये आता है अबव, ऑल्टरनेट एक ही साइड में जो लगे हुए हैं वो एक एक कार्बन छोड़ के लगे हुए हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट जो कहलाता है वो कहलाता है सिनडायोटैक्टिक, जो हम पहले प्लेनर में देख चुके हैं। ये 3 डायमेंशंस में अगर बनाए तो इस तरह हम इसको डिपिक्ट करेंगे, सिनडायोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन। ये भी रेगुलर अरेंजमेंट है। वहीं पे देखिए ये जो बना रखा है यहाँ पे, ये तो बैकबोन है। अब ये CH3 टुवर्ड्स अस आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, यहाँ बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, यहाँ अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, और यहाँ भी अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। कहने का मतलब है अरेंजमेंट जो है इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर, कोई रेगुलरिटी नहीं फॉलो करता है। कभी अबव द प्लेन ऑफ द पेपर है CH3, कभी बिलो, कभी अबव कभी बिलो, कभी लगातार 2-3 अबव द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएंगे मिथाइल ग्रुप्स, ये जो पेंडेंट ग्रुप्स हैं, ब्रांच जो है ये इसकी साइड, ये ग्रुप जो लगा हुआ है, कभी बिलो हो जाएंगे। तो ऐसे कहलाते हैं हमारे इर्रेगुलर या एटैक्टिक पॉलीमर्स। तो ये सिंथेटिक पॉलीमर्स जो 1950 से पहले सिंथेसाइज होते रहे, क्योंकि पॉलीइथिलीन का इतना वास्ट यूज है, तो हमेशा इरेगुलर रहा अरेंजमेंट। इरेगुलर रहा तो अमॉर्फस हुए, अमॉर्फस है तो इतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो एप्लीकेशंस लिमिटेड। जहां हार्डी स्ट्रॉन्ग टफ पॉलीमर्स चाहिए थे, जरूरत थी, ऐसे सिंथेसाइज नहीं हो सके। लेकिन जिगलर और नाटा, इन दोनों साइंटिस्ट ने, वन अ जर्मन एंड दी अदर एन इटालियन फ्रॉम इटली रिस्पेक्टिवली, हैं, इन्होंने जॉइंटली एक इन्वेंशन किया कैटलिस्ट का, टाइटेनियम कैटलिस्ट, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट, टाइटेनियम क्लोराइड था, जो एक रेवोल्यूशन, बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध हुआ पॉलीमर केमिस्ट्री के फील्ड में, और इस कारण इनको नोबेल प्राइज मिला फॉर दिस वर्क ड्यूरिंग द 1950s. They were awarded the Nobel Prize in the year 1963. And so came the importance of heterogeneous catalysis in the field of polymer chemistry. और इससे क्या हुआ कि बहुत चेंजेस आए in the way we live, in our lives, और साथ में it created a $1 billion industry, employing a number of people and generating very different types of polymers with high utility. और इनका यूज जो है ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और पॉलीमर इंडस्ट्री में दोनों जगह है, हेट्रोजेनस कैटालिसिस का, क्योंकि जो पॉलीमर्स बनते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और बहुत स्ट्रेंथ के होते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के होते हैं, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, और इसको कहते हैं हम हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। ये जो हमारा कैटलिस्ट है ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है। तो इसकी यूटिलिटी के लिए कुछ बैकग्राउंड जो आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, समझ लें। क्योंकि जो पॉलीथाइलिन प्रोड्यूस होता था उसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर कंडीशंस, जनरली फ्री रेडिकल कैटेलाइज्ड, कभी कैटायनिक भी कभी एनायनिक भी मैकेनिज्म से पॉली जो हमारे विनाइलिक होते थे पॉलीमर्स वो बनाए जाते थे। अब इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, मतलब कितनी एनर्जी लग रही है, और कैसे बने ये लो डेंसिटी, इसमें वीक फोर्सेस, वैंडरवाल्स फोर्सेस जो इनको आपस में बांध रहे हैं, इसलिए जो क्योंकि अरेंजमेंट जो होता था, जो हमने देखा पेंडेंट ब्रांचेस का, वो कैसा होता था, एटैक्टिक, मतलब इरेगुलर, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी कम, और ये अमॉर्फस भी, इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम। तो अब जो जिगलर नाटा ने कैटलिस्ट इजाद करा, उससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि उससे बन गया पॉलीमर, जो बना वो बना आइसोटैक्टिक, मतलब बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट, पैकिंग बहुत क्लोज पॉलीमर चेन्स की आपस में, इसलिए उसकी डेंसिटी बहुत हाई डेंसिटी पॉलीमर,
हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। और आप देख रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस जो हैं कितने 1 एटमॉस्फेयर, कहाँ उतने ज़्यादा एक्सट्रीम्स में हम जा रहे थे, कहाँ हम इन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में आ गए। मतलब एक ग्रीन मेथड हो गई, इतनी कम एनर्जी यूज हो रही है। मोर ओवर जो बन रहा है, जो हमें मिल रहा है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी, उसकी मजबूती भी, वो क्रिस्टलाइन भी, और उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई। क्यों? क्योंकि ये जो बने, कैसे बने? जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करके। इसमें अरेंजमेंट जो था पॉलीमर्स का, ये कैसा था? आइसोटैक्टिक। इस अरेंजमेंट से हमें बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ वाले, बहुत मजबूत पॉलीमर्स मिले, और इस वजह से पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत डेवलप हो गई, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए, बहुत यूटिलिटी हो गई। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की यहाँ एक मैंने रफ सी बनाई है क्रिस्टल की, इसके पिक्चर देखिए। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल होता है ये क्रिस्टल। ऑक्टाहेड्रल ट्रांजिशन मेटल है ये, टाइटेनियम। तो 3 कोवैलेंट और 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। खैर, और इस तरह एक टाइटेनियम, दूसरा, तीसरा, इस तरह घेरे रहते हैं एक दूसरे को। बहुत ही ह्यूज कोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए सारी वैलेंसीज ऐसे इस तरह है, 3 कोवैलेंट और 3, 1 2 3, 3 कोवैलेंट और 3 कोऑर्डिनेट। 3 कोऑर्डिनेट कहाँ से आई? क्योंकि बगल का टाइटेनियम है, तो बगल का टाइटेनियम, ये Cl, इसमें लगा हुआ जो Cl है, क्योंकि बॉन्डिंग यहाँ हो चुकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब यहाँ दे देगा इसको। ऐसा ही यहाँ वाला टाइटेनियम की बॉन्डिंग इससे हो गई है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कोऑर्डिनेटली बॉन्ड करेगा। लेकिन जो सरफेस पे होते हैं टाइटेनियम, उनकी वैलेंसी कंप्लीट इधर नहीं होती है। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं, ये वेकेंट ऑर्बिटल्स है इसमें। यही वाले जो सरफेस के हमारे टाइटेनियम क्लोराइड होते हैं, जिनके की वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये यूज होते हैं पॉलीमराइजेशन में। तो टाइटेनियम क्लोराइड जो कि TiCl3 एंड डाई इथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये है। पर एट द सेम टाइम जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है, हम ये भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको यूज कर सकते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, हाँ, TiCl4, और एल्यूमिनियम जो है वो ट्राईइथाइल, बात एक ही है, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम। तो इसमें से एक जो इथाइल ग्रुप है, वो उसके वेकेंट जो ऑर्बिटल दिखा रखा था उसमें आ जाता है, और यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाएगा, जिससे एक वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। यानी कि एक Cl निकल गया तो क्या बन गया? देखिए TiCl3 और डाइथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के ये दोनों ही फॉर्म्स हैं, TiCl3 एंड डाइथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड, और TiCl4 एंड ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ इस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म किस तरह ये ऑपरेट करता है और हमारा पॉलीमर बनता है। टाइटेनियम क्लोराइड, अब ये वेकेंट ऑर्बिटल जो आपको बताया, साइड के सरफेस में जो टाइटेनियम होते हैं वेकेंट ऑर्बिटल, एक ये है। अब ये दूसरा भी यहाँ क्रिएट होगा अगर TiCl4 लेंगे। TiCl3 में तो ऑलरेडी ये आ जाता है, इधर भी एक वेकेंट। अब देखिए क्या होगा TiCl4 में, क्योंकि इसके साथ हमने क्या ले रखा है? हमने लिया है ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम। ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम का एक इथाइल ग्रुप जो है, ये वेकेंट ऑर्बिटल को फिल कर देता है। यानी कि CH3CH2 जो है, ये वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ऑटोमेटिकली एक वैलेंसी इसकी कम हो गई, तो ये Cl जो है यहाँ से इसके साथ इधर अटैच हो गया, ऑटोमेटिकली एक वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो गई। यानी कि हमारा बन गया है इस तरह से ये स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं Ti, ये है Cl लगाते जाइए, Cl 4 5, और ये है छठा, ऑक्टाहेड्रल है ये। अब यहाँ क्या लगा है? C2H5, ये जो हमारा वेकेंट था, सरफेस वाला रह गया क्योंकि इसके ऊपर टाइटेनियम नहीं थे जो जिसके Cl यहाँ पे होते, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल में C2H5 आ गया। C2H5 ये एल्यूमिनियम से आया, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम से। जैसे ये यहाँ आया तो एल्यूमिनियम ने इसको यहाँ से पुल करा,
तो यहाँ से खिंच के चला गया ये, और एज अ रिजल्ट क्योंकि यहाँ से Cl निकल गया तो हमारे को क्या मिल गया, एक वेकेंट खाली ऑर्बिटल, और साथ में बन गया डाई इथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड. नाउ दिस एक्टिव सेंटर हैज बीन जेनरेटेड. और अब हमारे एल्यूमिनियम, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम का काम खत्म, क्योंकि वो डाइथाइल एल्यूमिनियम बन गया है. एल्यूमिनियम बनने के बाद क्या होगा देखिए, क्योंकि इथाइल ग्रुप जो वेकेंट ऑर्बिटल था उसमें यहां आ गया इथाइल ग्रुप, बस यहीं तक इसका काम था. और यहां एक ये वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया क्योंकि यहां से Cl निकल गया. एज ए रिजल्ट ये हमारा एक्टिव सेंटर कहलाता है. अब एक्टिव सेंटर मतलब हमारा रिएक्शन शुरू, क्योंकि ये तैयार है किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रॉन पेयर. कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो एल्कीन, क्योंकि हम एल्कीन जो टर्मिनल एल्कीन है यानी कि लास्ट के लगे हुए CH2 ग्रुप या CCH2 अगर ब्रांच्ड हो तो वो यहाँ पे इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं. तो ये एक्टिव सेंटर का जनरेशन हो गया बाय यूजिंग टाइटेनियम, दिस क्लोराइड, द वेकेंट ऑर्बिटल, जिसमें ये एक्टिवेट करने के लिए क्या आ गया है, C2H5 ग्रुप. C2H5 ग्रुप यहां आया, ये एल्यूमिनियम ने यहां से ये Cl को खींचा और ये क्रिएट हो गया यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल यानी कि एक्टिव सेंटर. अब ये जो एक्टिव सेंटर है वो क्या करेगा, ये दिखा रखा मोनोमर 1 2 3 प्रोपाइलीन या प्रोपीन. प्रोपीन में ये पाए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड जो है, ये इस वेकेंसी में को फिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं वेकेंट ऑर्बिटल. तो इस तरह ये वेकेंट ऑर्बिटल के ऊपर यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये इसकी तरफ को आ रहा है, कहाँ, वेकेंट ऑर्बिटल के साथ. ये क्या कहते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स का बनना. पाई कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि ये पाई बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स. और इस तरह हमारा इनिशिएशन हो गया इस रिएक्शन का. द रिएक्शन हैज बीन or the polymerization has been initiated. Once this polymerization is initiated, then we will get a transition state. अब ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रहा है देखिए, यहाँ तो ऊपर लगा है CH2, ये रिगली लाइन जो दिखा रही है CH2 CH3, मतलब यहीं की तरफ का आइसो पॉलीमर ऊपर बढ़ेगा चेन. तो ये CH2 का इधर है और ये हमारा है CH2 CH CH3. CH2 के इलेक्ट्रॉन्स इधर को टाइटेनियम की वेकेंट ऑर्बिटल में. अब ये जब इधर को आएंगे तो नेचुरली इधर को खिंच रहा है तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने लगेगा, बीटा कार्बन. अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने लगा ये, तो विद द रिजल्ट ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये CH2 के इलेक्ट्रॉन्स जो इधर हैं इनको अपनी तरफ को खींचने लगेगा. तो इस तरह ऐसा ये ट्रांजिशन मेटल और ये दोनों कार्बन हमारी एल्कीन के और ये चौथा CH2 जो टाइटेनियम के ऊपर लगा हुआ है उसके वेकेंट ऑर्बिटल में लग गया था. कहाँ से आया था ये आया था इथाइल जो हमारे ट्राइथाइल एल्यूमिनियम था उससे आया था. तो ये इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट 4 मेंबर्ड क्रिएट कर लेंगे. अब क्या होगा जब ये ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के वेकेंट साइट में इधर जुड़ गया. अब ये प्रोपगेशन हो रहा है, आइसोमर यहाँ जुड़ गया. ये CH2 था, इधर ये वेकेंट है ये, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसने दिए. जैसे ही इसने दिए तो क्या है ये CH2 वैसे ये पॉजिटिव हो रहा था, ये एंड ये वाला CH2 के बाद का CH3 वाला, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो टूट गया था, टूटने लग गया था इधर. अब ये टूट ही गया, इधर जुड़ गया, तो ये तुरंत यहां से CH2 को अपनी तरफ खींच लेगा. कौन सा CH2 है, ये CH2 CH3 वाला CH2 इसको खींच लेगा. और इसके बाद ये पूरी जो चेन है हमारी CH2 CH CH3 CH2 ऊपर,
ये माइग्रेट कर जाएगी, इसको हम कहते हैं बीटा माइग्रेशन। क्यों कर जाएगी? क्योंकि यहाँ पे इससे स्ट्रेन सा होने लग गया है। अब ये पूरा माइग्रेट करके कहाँ चला जाएगा? इस वाले ऑर्बिटल में, क्योंकि ये तो खाली है। तो ये माइग्रेट करके जैसे यहाँ गया इस तरह ऊपर, ये सरफेस वाले ऑर्बिटल में इधर चला गया, तो ये वाला ऑर्बिटल फिर से क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन। इंसर्शन मतलब ये लग गया, किसके बीच में इंसर्ट हो गया? कौन सा ग्रुप हुआ ये? CH2CH। CH2CH यहां लग गया। इंसर्ट किसके बीच में हुआ है? टाइटेनियम और ये वाले कार्बन के बीच में। इन दोनों के बीच में ये इंसर्ट हो गया। ये ग्रुप CH2CH3 जो वहां से आया था हमारे ट्राइथाइल एल्यूमिनियम से, तो इन दोनों के बीच में ये इंसर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन। अब ये यहां आ गया। जैसे ही बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन, पूरी चेन अब ये खींच के पूरी चेन को यहां ले आया इस वाले एंड पे, तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्बिटल फिर से खाली हो जाएगा। बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद ये खाली हो गया, तो देखिए हमको फिर से क्या कोई पुरानी स्थिति आ गई, यानी कि एक वेकेंट ऑर्बिटल मिल गया। ये वापस इधर आया। अब क्या लेके आया? ये ग्रुप जो है ये लेके आया किसको? CH2CH CH3। और ये वाला कोना कौन सा है? CH2CH3 जो इथाइल वाला है। तो किस तरह हुआ ये? अब ये फिर से क्रिएट हो गया, यहाँ पे पूरा हमारा एक्टिव सेंटर रीजेनरेट हो गया। हम फिर से देखें ये किस तरह हो रहा है ये मैकेनिज्म। ये जब हमारा जो टाइटेनियम ट्रांजिशन मेटल का ये कॉम्प्लेक्स बना, किसके साथ? पाई कॉम्प्लेक्स। तो ये पाई जो हमारा मोनोमर है CH2CH CH3, ये इधर की तरफ आया वेकेंट ऑर्बिटल के साथ, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां देने लगा, तो ये दूसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये बॉन्ड क्योंकि टूटने लगा। तो इसने क्या करा? ये वाले कार्बन को अपनी तरफ को खींचा। ये कार्बन जो टाइटेनियम के ऊपर लगा था CH2CH3 जो इथाइल ग्रुप वाला लगा था, इसी ने तो रिएक्शन शुरू करा है। अब ये इधर से इसके साथ में जुड़ के पाई इलेक्ट्रॉन पूरे इधर चले जाएंगे, यानी कि बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड बन गया। इन अदर वर्ड्स वी हैव फॉर्म्ड अ बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड बना, मतलब ये टूट के यहां आया, तो ये कार्बन जो है ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसने तुरंत यहां से खींच लिया ये CH2 को। ये लगे हुए CH2 जो पीछे, जिसके पीछे CH3 है, इसको खींच लिया। ये खींचने से यहां अब इतना ये बल्कि सा स्ट्रक्चर बन गया। तो इससे क्या हुआ? ऊपर इतनी एम्प्टी स्पेस यहां, तो ये वापस यहां माइग्रेट कर गया। कहने का मतलब है ये बॉन्ड अपना लेते हुए वापस, क्योंकि ये मिल गया इसको खाली ऑर्बिटल, जहां पहले CH2 लगा था ये खाली हो गया। तो इसको कहते हैं हम बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन। किसके बीच में इंसर्ट हुआ है? टाइटेनियम और ये वाले कार्बन। अब इससे फिर से हमने रीजेनरेट कर लिया अपना पुराना जो है एक्टिव सेंटर। वी हैव रीजेनरेटेड दिस सेंटर। अब क्या होगा जब ये सेंटर रीजेनरेट हो जाएगा? तो इसमें फिर से एक और CH2 CH3 वो फिर से इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और रिपीटेडली ये चेन चलती चली जाएगी। अब ये आपको यहां दिख ही रहा है, जब ये सेंटर यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, वो CH2 CH3, तो ये CH3 जो है ये, जिससे कि भीड़ ना हो, क्राउडिंग ना हो, तो ये टाइटेनियम की तरफ को नहीं होगा नीचे, ये इट विल बी अवे फ्रॉम दिस सेंटर सो दैट क्राउडिंग इज अवॉइडेड। क्राउडिंग होगी तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी सिस्टम की, तो उससे ये दूर चला जाएगा दूसरी तरफ, ऊपर की तरफ। अब ऐसे ही जब अगला CH2 CH3 लगेगा, वो भी यहाँ पे पुल होके आ जाएगा, इसके साथ खींचेगा, उसमें भी CH3 कहाँ लग जाएगा? उसमें दूर, टाइटेनियम से दूर, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब है सारे के सारे ये ऊपर की तरफ जुड़ते चले जाएंगे, जो साइड ब्रांच है। तो हमको कैसा मिल जाएगा पॉलीमर? आइसोटैक्टिक। सब एक ही साइड में लगे हुए हैं, इधर ऊपर लगे हुए हैं सब में, यानी कि वी हैव गॉट एन आइसोटैक्टिक पॉलीमर। तो हमारी पॉलीमर चेन बढ़ती चली जा रही है। इसमें लगेगा एल्कीन, टर्मिनल एल्कीन, CH2 CH CH3। जब वो जुड़ जाएगा यहाँ
तो CH3 अगले वाले कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो वो इसको खींचेगा यहाँ, और यहाँ खींचेगा तो यहाँ क्राउडिंग बढ़ेगी, तो खींच करके जब वो जुड़ जाएगा तो नीचे का बॉन्ड ये टूट जाएगा और पूरा ऊपर ही ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे ये वेकेंट ऑर्बिटल फिर से वापस रीजनरेट हो जाएगा। और आपको दिख ही रहा है हर केस में अब जो ग्रुप लगेगा CH3 ये कहाँ है, ये ट्रांजिशन मेटल से दूसरी तरफ है, बाहर की तरफ है, जिससे कि सिस्टम स्टेबलाइज्ड रहे। अगर नीचे होता तो एनर्जी ज्यादा होती। दूसरे तरीके हैं वैसे बनाने के, उसके लिए दूसरे किस्म के कैटलिस्ट, दूसरे कंडीशन यूज करे जाते हैं, पर इन कंडीशंस में ये CH3 इससे दूर एक ही साइड, तो ऊपर को चेन बढ़ती चली जाएगी। यानी कि टाइटेनियम जो है, इन अदर वर्ड्स टाइटेनियम इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट। इस टेम्पलेट के ऊपर पहले यहां एब्जॉर्ब हुआ एल्कीन, यहां इसके साथ उसने पाई कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसके साथ बॉन्ड ही बना दिया, तो उससे लगा हुआ अगला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उसने ये चेन पूरी अपनी तरफ खींची, तो यहाँ क्राउडिंग हो गई, फिर वो चेन जो है इस पूरे बॉन्ड को खींचते हुए ऊपर जुड़ गई, और उसमें जो CH3 है वो ऊपर की तरफ लगा ट्रांजिशन मेटल से दूर, तो सब में एक साइड लगता गया और हमें मिल गया आइसोटैक्टिक पॉलीमर। अब ये चेन टर्मिनेशन कैसे करें? चेन टर्मिनेशन इसमें अक्सर इस तरह हो जाता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। मतलब ये है अल्फा, ये बीटा, यहां से टाइट ये चेन जो है ये कार्बन में लगा हुआ जो यहाँ बॉन्ड है टाइटेनियम का, ये खिंच के यहाँ चला गया, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो ये हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, निकल गया एज हाइड्राइड। ये अल्फा, ये बीटा, तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो इसके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और फिर से टाइटेनियम में जो शुरू में आपको स्ट्रक्चर में बताया था मैंने, वैसे ही दो वेकेंट ऑर्बिटल्स यहाँ ये क्रिएट हो गए, एंड साइड बाय साइड हमको मिल गया है ये CH2 डबल बॉन्ड CH3, और बाकी इसकी रिपीट यूनिट्स यानी कि CH2 CH3 n टाइम्स हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। दूसरा ढंग जो है इसमें पॉलीमर में चेन टर्मिनेशन का, वो इसमें मिथाइल अल्कोहल या कोई प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट डाल दें, तो ये H जो है इसमें से ये क्या करेगा, CH2 के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3। तो यहाँ ये बन गया है CH3। तो ये रिपीटिंग यूनिट CH3 जो ऊपर को बिल्डअप हो रही हैं n टाइम्स, और फिर लास्ट में ये CH2 CH3, और यहाँ रिपीट नहीं, फिर CH2 जो निकल के बाहर आया उसमें क्या लग गया, एक H पॉजिटिव बन गया CH3। इस तरह हमारी चेन टर्मिनेट हो गई और सिंथेसाइज हो गया आइसोटैक्टिक पॉलीमर। सो दिस वाज Ziegler-Natta catalysis सिंप्लीफाइड फॉर्म। मैंने कोशिश करी सरल ढंग से आपको इसे बताऊं, जिससे किस तरह ये पाई कॉम्प्लेक्स बन के फिर बीटा माइग्रेटरी इंसर्जन उसमें होता है, और लास्ट में चेन टर्मिनेशन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन या प्रोटोनेशन के द्वारा होके बहुत ही यूजफुल पॉलीमर बनता है, जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हार्डी होता है, और इसके एप्लीकेशंस अनेकों हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।